हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता, गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956562120। तो किसान भाइयों नमस्कार, मैं अतुल कुमार यादव, कृषि विशेषज्ञ ACVC जाट्स गोरखपुर। आज मैं आपको फिर से पुनः एक बार मिलेट्स की खेती यानी सावा, जिसे बार्नयार्ड मिलेट भी कहते हैं, उसके बारे में आपको विभिन्न जानकारियां देने वाला हूं। लाउड स्पीकर 90 FM के माध्यम से आज मैं आपको सावा की खेती के बारे में मैं फिर से आपको एक बार मिलेट्स की तरफ आपके रुझान को लेके जाऊंगा, और सावा की खेती कैसे की जाए, कहाँ पे की जाए, किस मिट्टी में की जाए, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। तो आइए चलते हैं सावा की खेती के बारे में कि सावा की खेती की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से इसकी खेती शुरुआत हुई और भारत में किन किन राज्यों में इसकी खेती की जाती है। सबसे पहले जान लें कि सावा की खेती जो होती है वो सूखे क्षेत्रों यानी इसको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी खेती अधिकतर कहा जाता है कि लगभग 2000 वर्ष पहले चीन और जर्मनी में की जाती थी। भारत में इसकी खेती मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा और बिहार में अधिकतर किया जाता है। उत्तर प्रदेश में भी इसकी खेती आसानी से अब की जा रही है। बात की जाती है सावा की, तो सावा आज के युग में तो लोग काफ़ी सावा के बारे में लोग नहीं जानते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अगर हम अपने घर में दादा दादी से पूछें तो वो लोग सावा के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आपको बताएंगे, और सावा की जो भी गुण हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, वो भी आपको जानकारी दे देंगे। सावा जो होती है इसमें पौष्टिक आहार बहुत ही ज़्यादा होती है। इसको खाने से कई सारी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। सावा की खेती की बात करें तो किसानों को हम बता दें कि इसकी खेती के लिए किसी ज़्यादा ना उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है और ना ही ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इसे वर्षा आधारित फसल भी कहते हैं। वर्षा के आधार पे इसकी खेती आराम से की जा सकती है, यानी कम सिंचाई में बिना किसी सिंचाई के भी इसकी खेती आराम से किसान भाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही कम उर्वरा शक्ति वाली ये फसल है। इसमें उर्वरक की आवश्यकता भी बहुत ही कम पड़ती है, या कह सकते हैं कि ना के बराबर पड़ती है। अगर एक बार बारिश हो गई तो इसकी बुआई हम आराम से कर सकते हैं। और उर्वरक का उपयोग हम इसको बता देते हैं, इसका कंपोजिशन जो भी है उसको उस हिसाब से हम लगाकर इसकी खेती आराम से कर सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। सावा के लाभ के बारे में बता दें, सावा के सेवन करने से लाभ के बारे में बता दें आपको, तो किसान भाइयों सावा एक सावा का जो स्वाद होता है ये मीठा होता है। और उत्तराखंड, नेपाल और अधिकतर ही उत्तर प्रदेश में नवजात शिशु और जो नवजात शिशु की जो भी दिक्कतें होती हैं, डॉक्टर आजकल प्रेफर करते हैं कि नवजात शिशु को सावा की खीर या सावा का सेवन किया जाए, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जो नवजात शिशु के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। बार्नयार्ड मिलेट यानी सावा शरीर के जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, इन सबको जैसे गाल ब्लैडर, किडनी, इन सबको साफ़ कर देता है, और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है अन्य सभी मिलेट्स के अपेक्षा में इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है। लीवर के संक्रमण को ये काफ़ी हद तक ये ठीक कर देता है। जहाँ तक बात करें पेट की समस्या को, तो अगर सावा का सेवन हम परस्पर कर रहे हैं तो पेट की जो समस्या है ये भी एकदम से ख़त्म हो जाएगी, जो कि आजकल के परिवेश में देखा जाए तो हर एक घर में पेट की समस्या जो है वो हर एक घर में बहुत ही बड़े स्तर पे कब्जा बना के बैठी हुई है। आज चावल और धान के अलावा, चावल रोटी के अलावा सावा, कोदो जो मिलेट्स है उसका सेवन बहुत ही कम किया जा रहा है। अगर सावा को अपने जो आहार में अगर हम इसको इसका मतलब जोड़ लें तो पेट की जो समस्या है इसको काफ़ी हद तक सुधारा जा सकता है। जॉइंटिस और हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारियों से भी इसे काफ़ी हद तक सुधारा जा सकता है। इसके सेवन से इसको धीरे धीरे कंट्रोल में करके इसको जड़ से भी एकदम ख़त्म कर सकते हैं। जो बच्चे ठीक से खाना नहीं खाते, अथवा जो लोग जिन्हें
भूख नहीं लगती, उनको सावा की अम्बली बना के दी जाती है। आगे आने वाले एपिसोड में, जो भी मिलेट्स का एपिसोड चल रहा है, मिलेट्स के एपिसोड में हम आपको अम्बली बनाने के बारे में भी बताएंगे। आप तब तक ये जान लीजिए कि सावा की अम्बली भी बनती है। अगर बच्चों को भूख नहीं लगती है तो इसकी अम्बली बना के बच्चों को अगर दिया जाए तो ये भूख लगने की समस्या जो भी है वो बिना दवाओं के ऐसे ही परस्पर आहार, जो जिसे मतलब एक सुपाच्य आहार कहते हैं, इसके सेवन करने से ये आराम से ठीक हो जाएगी और भूख लगना और पेट की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। कुछ किसानों के सवाल हमारे पास आए हुए हैं जिनके बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। एक किसान है देवरिया से जो जिन्होंने ये सवाल पूछा है कि सर इस अनाज को किन अलग अलग नामों पर, किन अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग जगहों पर किन अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो हम किसान भाइयों को बता दें कि हिंदी में इसे सावा कहते हैं, हिंदी में इसको सावा ही कहते हैं। उड़िया में इसे खीरा कहते हैं, जो कि खीरा यहाँ किसी और फसल को सब्जी को जानते हैं, लेकिन उड़ीसा में चले जाएं तो इसे खीरा के नाम से जानते हैं। पंजाबी में स्वांग के नाम से जानते हैं, जो कि पंजाब में अधिकतर होटलों में इसकी रोटी, जैसे मक्का बहुत फेमस है वहाँ पे मक्के की रोटी, तो स्वांग की अगर रोटी अगर कहें तो पंजाब में बड़ा फेमस है, आपको पंजाब में बड़े आराम से ये मिल सकता है। बंगाली में श्यामा के नाम से इसे जाना जाता है, तेलुगु में उडलू के नाम से जाना जाता है, तमिल में कुथैरली के नाम से और कनाडा में ओडलू के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल हमारा गोरखपुर के बांसगांव से है, जो कि किसान पूछ रहे हैं कि सर बार्नयार्ड बाजरा यानी कि सावा को किस मौसम में उगाया जा सकता है। तो हम इन्हें बता दें कि ये वर्षा आधारित फसल है। जैसे ही वर्षा होती है, इन्हें वर्षा जैसे ही होती है, खेत की तैयारी करके हम इसकी बुआई आराम से कर सकते हैं। खरीफ ऋतु में जून या जुलाई में इसकी बुआई कर सकते हैं और रबी में अगर इसकी बुआई करनी है तो सितंबर से अक्टूबर तक इसकी बुआई कर सकते हैं। अगेती अगर फसल इसकी लेनी है तो अगेती फसल बोने के लिए आपको अप्रैल में इसकी बुआई कर देनी पड़ेगी। हाँ, अगर सिंचाई की अगर जल मांग की आवश्यकता आपको दिखाई देती है, किसान भाइयों को लगती है कि फसल में सिंचाई की आवश्यकता है, सिंचाई करनी पड़ेगी, तो 1 से 2 सिंचाई, बहुत अधिक से अधिक 2 सिंचाई करके आप इस फसल को आराम से उगा सकते हैं। अगला सवाल है कि इस फसल के लिए खेत की तैयारी कैसी करनी चाहिए और मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, हम आपको बता दें, खेत की तैयारी के लिए बहुत आपको इसके लिए खेत की तैयारी नहीं करनी पड़ती है। जो भी आप जिस क्षेत्र के हैं, आप वहाँ के जो भी लोकल जो मिट्टी पलट हल हैं उनसे आप 1-2 बार मिट्टी पलट हल से खेत की जुताई करवा सकते हैं। मिट्टी पलट हल से खेत की जुताई करवाने के बाद आप उस खेत को पाटा लगाकर, यानी कि पाटा अलग अलग क्षेत्रों में अलग नाम से जाना जाता है, जिसे हमारे यहाँ हेंगा बोलते हैं, पाटा लगाकर उसको समतल बना लें। समतल बनाने का तात्पर्य ये है कि जो खेत में ढेले होते हैं वो एकदम महीन हो जाए, मिट्टी भुरभुरी हो जाए। मिट्टी भुरभुरी होने के बाद इसकी बुआई हम आसानी से कर सकते हैं। मिट्टी की बात करें तो दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत ही सर्वोत्तम मानी जाती है। बलुई दोमट मिट्टी में भी इसको हम लगा सकते हैं। मिट्टी का जो पीएच मान है वो 5.5 से 6.5 इसके लिए सर्वोत्तम माना जाता है। अगला सवाल हमारा है कुशीनगर के पड़ौना से कि सावा की खेती के लिए हमें एकड़ में कितने बीज की आवश्यकता होगी। तो किसान भाइयों, हम आपको बता दें, एकड़ में जो आपने बीज की आवश्यकता की ये जिज्ञासा जताई है, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, लेकिन ये निर्भर करता है कि आप इसकी बुआई कैसे करते हैं। अर्थात कहने का मतलब लाइन से लाइन बुआई करते हैं या फिर छिटकवा विधि से बुआई करते हैं। अगर आप इसकी लाइन से लाइन की बुआई करते हैं तो 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से इसकी बुआई कर सकते हैं। अगर वहीं छिटकवा विधि से इसकी बुआई करते हैं तो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी आवश्यकता, आपको बीज की आवश्यकता पड़ेगी। एक चीज़ का आप लोग भी किसान भाई या फिर जो भी किसान बंधु जो समतुल्य साथी हैं विशेष ध्यान देंगे कि जो कुछ भी जिस फसल का भी आप बुआई करें या खेती करें, बीज को बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें, क्योंकि बीज जनित बीमारियां अधिकतर फसल में देखी जाती हैं। तो बीज को बोने से पहले बीज को उपचारित कर लें। बीज को उपचारित करने के लिए आप 2.5 से 3.5 ग्राम थीरम का उपयोग करके आप इसका बीज उपचारित कर सकते हैं और इसकी बुआई आराम से कर सकते हैं। अगला सवाल हमारा है कि हमें उत्पादन और सिंचाई के बारे में बता दीजिए। ये हमें सवाल बस्ती से किसान ने भेजा है।
सावा की एक विशेष बात आपको हम बता दें कि सावा जो फसल होती है, इसके 1 किलोग्राम अनाज को उत्पादन करने के लिए हमें 1 से 1.5 लीटर पानी की ही आवश्यकता होती है। अर्थात कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि ये एकदम वर्षा आधारित फसल है, किसान बेझिझक इसे आसानी से उगा सकते हैं। चूँकि सरकार का भी एक बहुत बड़ा विज़न है, मिलेट्स ईयर्स के रूप में ये मनाया जा रहा है, इसलिए हमारे जो भी चैनल हैं, जो भी जिस तरह से हैं, वो आप तक ये जानकारी दी जा रही है। कम पानी में बिना किसी सिंचाई के मौसम पे आधारित ये फसल है, जिसमें जल मांग बहुत ही कम है, इसकी आसानी से हम खेती कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण के बारे में बता दें तो खरपतवार नियंत्रण जो है, जैसे ही हम इसकी बुआई करते हैं 20 से 25 दिन बाद जैसे ही ये फसल उगती है, सावा जैसे ही उगना स्टार्ट हो जाता है, तो इसकी निराई गुड़ाई हम 25 से 30 दिन के अंदर कर लेंगे। 25 से 30 दिन के भीतर निराई गुड़ाई करने के बाद दूसरी निराई गुड़ाई ठीक पहली निराई गुड़ाई के 25वें दिन इसकी दूसरी निराई गुड़ाई स्टार्ट कर देंगे, ताकि खरपतवार से ये इस फसल पे कोई मतलब प्रभाव ना पड़े और ये फसल आराम से बढ़ती रहे, बढ़वार इसकी होती रहे। खाद एवं उर्वरक के बारे में सभी किसान भाइयों को हम जानकारी दे दें कि अगर आप वर्मी कंपोस्ट का उपयोग इस खेती के लिए उपयोग करते हैं तो 5 से 6 टन प्रति हेक्टेयर इसका उपयोग करना होगा। और वहीं अगर गोबर की खाद का उपयोग आप करते हैं तो लगभग 8 से 10 टन गोबर की आवश्यकता आपको इस खेती के लिए आपको पड़ेगी। नाइट्रोजन 40 किलोग्राम, फास्फोरस 30 किलोग्राम और पोटास 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसका उपयोग करना होता है। जो कि नाइट्रोजन की बात करें तो जैसे ही हम इसकी बुआई करेंगे तो 40 का जो आधा है नाइट्रोजन, यानी 50% नाइट्रोजन बुआई के समय ही हम इस खेत में बुआई के पहले ही हम दे देंगे। बाकी जो बचती है, जो उर्वरक खाद बचती है, इसको हम पहली सिंचाई करते हैं या जब निराई गुड़ाई करने के बाद जब अगर आवश्यकता होती है पहली सिंचाई करते हैं, तब इसमें बाकी जो शेष खाद बचती है उसको हम इसमें डालते हैं। खाद उर्वरक के बारे में जैसे ही हमने आपको बताया तो ये तो हो गई रसायन की बात। अब आते हैं प्राकृतिक खेती, जो कि सरकार का विजन प्राकृतिक खेती भी है। तो अगर किसान चाहे तो जीवामृत बना करके इसको खेत में 200 से 300 लीटर प्रति एकड़ की दर से जीवामृत इस खेत में दे सकते हैं, जिससे फसलों में एक अलग ही रूप रंग और अलग ही उपज देखने को मिलेगा। इसके उपयोग से आपको हो सकता हो कि रसायनों का उपयोग न करना पड़े और आपको एक इसका परिणाम जो है वो आगे चलकर खुद ही देखने को मिलेगा। आप आगे चलकर रसायनों का कम से कम उपयोग करेंगे। और किसान बंधुओं से विनम्र निवेदन है कि रसायनों का उपयोग कम करके जीवामृत, घन जीवामृत, आच्छादन, वापसा और निमास्त्र की तरफ बढ़ें और कम से कम रसायनों का उपयोग करें। सावा यानी बार्नयार्ड मिलेट, अगर इसकी खेती हम सही तरीके से और उर्वरक खाद का उपयोग सही तरीके से करके इसकी खेती करते हैं तो 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज ले सकते हैं। साथ ही 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर भूसा, जो कि चारे के लिए हमें किसान भाइयों को आवश्यकता होती है, ये भी हमें इसमें उपलब्ध हो जाता है, जो कि एक किसान के लिए बहुत होता है। इसमें हमको अनाज भी मिल जाता है और भूसा भी आराम से मिल जाता है। तो किसान भाइयों, मैं अतुल कुमार आपसे आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको सावा से संबंधित यानी बार्नयार्ड से संबंधित जो भी जानकारी आपको चाहिए होगी इस एपिसोड के माध्यम से आपको मिल गई होगी। उम्मीद है कि लाउड स्पीकर 90 FM जो इस मिलेट एपिसोड को चला रहा है, इसमें इनकी बहुत बड़ी योग्यता और भूमिका है। उम्मीद है कि आप इसको सुनकर इसको अपने जीवन में, अपने खेती में उतारेंगे और इसको ग्रहण करेंगे। इसी के साथ जय जवान, जय किसान, जय अनुसंधान, नमस्कार। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।